अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे घटन का चैप्टर नंबर 16 जो कि माइक्रो सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम, इसका पार्ट 2 है। हमने हाथ से छोड़ा था कि फ्लूइड फिल्ट्रेशन अक्रॉस कैपिलरीज इज़ डिटरमाइंड बाय हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर्स। आपको ये फोर्सेस प्रेशर्स के बारे में बताना था। अब इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि फोर्स करता है फ्लूइड को और इसके डिजॉल्व सब्सटेंसेस को थ्रू कैपिलरी पोर्स इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी वो प्रेशर जो कि फोर्स करता है फ्लूइड को कि वो मूव करे कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेस की। मैंने इंटरस्टिशियल स्पेस बनाई है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ कैपिलरी है। कैपिलरी में वो प्रेशर जो कि फ्लूइड को फोर्स करेगा कि वो पास करे कैपिलरी से इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, वो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। अनदर काइंड ऑफ प्रेशर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। यहाँ पे दो जगह पे ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि प्रोटीन्स की वजह से होता है और वो प्रिवेंट करता है सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द फ्लूइड। ऑफ कोर्स प्रोटीन्स जो हैं वो फ्लूइड को अपने साथ जोड़े रखती हैं और फ्लूइड को लॉस नहीं होने देती और वहीं पे फ्लूइड को मेंटेन करती है और दूसरी साइड से वो चाहती है कि दूसरी साइड से जो फ्लूइड है वो मूव करे अंदर। जैसे यहाँ पे प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड करेगी, ये फ्लूइड को लीक नहीं होने देगी, फिल्ट्रेशन फ्लूइड की नहीं होने देगी, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी। इस तरह इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो कुछ प्रोटीन्स होंगी ये भी उस वजह से होगा और इनकी क्या कोशिश होगी, इन प्रोटीन्स की भी यही कोशिश होगी, इस प्रेशर की यही कोशिश होगी कि जो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में ही रहे और वापस कैपिलरी में ना जाए। अब हमारे पास 4 फोर्सेज हैं जिनको हम स्टार्लिंग फोर्सेज कहते हैं। पहला हमारे पास है कैपिलरी प्रेशर ऑफ कोर्स ये आउटवर्ड फोर्स है जो मूव करवाती है फ्लूइड को फ्रॉम कैपिलरी इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। सेकेंड वन इज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर ये वाला प्रेशर है जो कि ऑफ कोर्स ये 2 किस्म के हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये फ्लूइड को मूव करवाएगा फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू द कैपिलरी, अगर पॉजिटिव होगा। लेकिन ज़्यादा केसेस में ये नेगेटिव होते हैं। जब ये नेगेटिव होगा तो अपोजिट काम करेगा। अपोजिट ऐसे काम करेगा कि कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फ्लूइड आएगा, कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड आएगा। नेक्स्ट इज कैपिलरी प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे पास है ये इनवर्ट फोर्स से फ्लूइड को अंदर की तरफ कैपिलरी की तरफ, जो भी इनवर्ट और आउटवर्ड से आप ये इसको समझ लें कि इनवर्ट फोर्सेज वो होती हैं जो कि फ्लूइड को मूव करवाती हैं फ्रॉम स्पेसिस इंटरस्टिशियल स्पेसिस इनटू द कैपिलरी, और आउटवर्ड फोर्सेस वो होती हैं जो कि फ्लूइड को मूव करवाती हैं आउटसाइड द कैपिलरी, यानी कैपिलरी से बाहर निकालती हैं, और इनवर्ट जो कैपिलरी के अंदर लेके जाती हैं, इनवर्ट फोर्सेस वो होती हैं। अब लास्ट हमारे पास है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ये है जो कि ऑफ कोर्स फ्लूइड को मूव करवाता है आउटसाइड द कैपिलरी, तो ये भी हमारे पास क्या है, आउटवर्ड फोर्स है। अब यहाँ पे अगर समअप करें तो हमारे पास 2 आउटवर्ड फोर्सेज और 2 इनवर्ट फोर्सेज हैं। आउटवर्ड फोर्सेज पे हमारे पास आ जाती है कैपिलरी प्रेशर, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इसे कहते हैं, और साथ में इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको ऑनकोटिक प्रेशर भी कहते हैं। तो डिफर करने के लिए इनवर्ट फोर्सेज में हमारे पास आ जाती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, साथ में प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर अगर पॉजिटिव होगा तब वो इनवर्ट फोर्सेज होगी, लेकिन ज़्यादा केसेस में ये नेगेटिव होगा, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये इनवर्ट फोर्स नहीं रहेगी बल्कि ये आउटवर्ड फोर्सेज के साथ आ जाएगी। अब मैं आपको एक MCQ भी सॉल्व करवाऊंगी। हमारे पास जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो आउटवर्ड फोर्सेज को माइनस करना होता है फ्रॉम द इनवर्ट फोर्सेज, और अगर ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव आ गया तो फिल्ट्रेशन होगी, यानी फ्लूइड मूव करेगा फ्रॉम कैपिलरी इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। और अगर ये प्रेशर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आउटवर्ड फोर्सेज को इनवर्ट फोर्सेज से जब माइनस करेंगे, अगर ये नेगेटिव आ गया तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड आपको पता है कहाँ पे होती है, लिवर में और डिफरेंट ऑर्गन्स में जहाँ पे प्रोटीन्स की प्रिपरेशन वगैरह होती है, प्रोटीन जहाँ पे बनती हैं। तो ये मैं यहाँ पे आपको एक MCQ भी करवा सकती हूँ, इसमें से लास्ट में एक नया MCQ आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है -3, जैसे कि मैंने आपको बताया ज़्यादा नेगेटिव होता है। आगे मैं आपको रीज़न भी बताऊंगी कि ये नेगेटिव क्यों होता है। और ये हमारे पास है प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर 28 है। अच्छा, इसको 17.3 कर लेते हैं। अब आपसे पूछा हुआ है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि आउटवर्ड फोर्सेस से इनवर्ट फोर्सेस माइनस करनी है। अब पहले इसका अब तय कर देते हैं इसका क्या होगा। अब ये माइनस में, तो मैंने बताया था कि ये जब माइनस में होगा तो ये इनवर्ट फोर्स नहीं होगा, ये आउटवर्ड फोर्स होगा। तो ऑफ कोर्स ये भी आउटवर्ड फोर्स है। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर
कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये भी हमारे पास आउटवर्ड फोर्स है और ये माइनस में है तो ये भी आउटवर्ड फोर्स होगा। इन तीनों को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे फ्रॉम द ओनली वन इनवर्ड फोर्स दैट इज़ द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा 28 से, तो ये हमारे पास 0.3 आ जाएगा। सिंपल आपने ये इसको देखना है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर क्या है। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है, और इससे माइनस कर देंगे आउटवर्ड फोर्सेज है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो ये फिर आउटवर्ड फोर्सेज वाली कैटेगरी में आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे और प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर से माइनस कर देंगे। सिंपल इज़ दैट। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट ये है कि इट इज़ एक्चुअली द मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन्स टू फिल्टर फ्लूइड, के कैपिलरी मेम्ब्रेन में से कितना फ्लूइड पास हो रहा है, उसकी कितनी कैपेसिटी, कितने फ्लूइड को पास कर सकता है। तो ऑफकोर्स ये किस पर डिपेंड करती है, साइज़ पर डिपेंड करती है। कैपिलरी का साइज़ क्या है, उसके पोर्स के पे डिपेंड करती है कि कैपिलरी में कितने ज़्यादा पोर्स हैं वो फ्लूइड आसानी से फिल्टर हो सके। और थर्ड वन इज़ नंबर ऑफ कैपिलरीज पर डिपेंड करती है। अब एक लाइन वाइज मैं आपको थोड़ा सा प्रेशर्स के बारे में भी बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर ये हमारे पास नेगेटिव होता है। मैंने जैसे कि बताया था, तो यहाँ पे मैंने काज लिखी हुई कि नेगेटिव क्यों होते हैं। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड अकोमुलेट होना स्टार्ट होता है, फ्लूइड पॉजिटिव अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको रिमूव करता है फ्रॉम द इंटरस्टिशियम से उसको और लेके चला जाता है, दोबारा वेन्स में ड्रेन कर देता है। तो इसकी वजह से ये नेगेटिव ही रहता है। नेक्स्ट इज़ प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है और ये टोटल प्रेशर हमारे पास होता है 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये टोटल प्रेशर होता है। लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से प्रेशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 19 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो 9 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एक्स्ट्रा किस वजह से आता है, तो वो एक इफेक्ट है जिसे हम बोलते हैं डोनेन इफेक्ट। डोनेन इफेक्ट की वजह से आता है। डोनेन इफेक्ट ये है कि हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उन पे वो नेगेटिव चार्ज होती हैं, नेगेटिव होती हैं, तो बहुत से कीटाइंस जो हैं वो इन प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं। बहुत से कीटाइंस इन प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 19 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर होता है और जो एक्स्ट्रा 9 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है वो इन कीटाइंस की वजह से आता है जो प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं और वो भी फिर कैपिलरी के अंदर ही रह जाते हैं। वो कीटाइंस भी फिर मूव नहीं करते, ऑफ कोर्स वो कैपिलरी के प्रोटीन्स के साथ अटैच होती हैं। सो मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई, डोनेन इफेक्ट इज एक्स्ट्रा ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज काज्ड बाय डिफरेंट आयंस लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड अदर कीटाइंस विच आर हेल्ड इन प्लाज्मा बाय प्रोटीन्स, जो कि प्लाज्मा में इस वजह से रहते हैं कि वो प्रोटीन्स जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ अटैच हुए होते हैं। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया है, और ये किस वजह से होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। आपने ये बात याद रखनी है, एमसीक्यू में अक्सर आ जाता है। और ये मैस पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट ऑन मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल में मैंने 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और लेकिन उसका नंबर ज़्यादा होता है। इसके मुकाबले में ग्लोबुलिन का मॉलिक्यूलर वेट इससे डबल होता है लेकिन उसका नंबर कम होता है। उसका नंबर इस वजह से कम होता है क्योंकि ग्लोबुलिन का एक मॉलिक्यूल एल्ब्यूमिन के 2 मॉलिक्यूल के बराबर है। तो ऑफकोर्स मैस पे तो डिपेंड नहीं करता नंबर। अब नंबर एल्ब्यूमिन का ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो प्रोटीन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगी। तो एल्ब्यूमिन का नंबर ज़्यादा होगा तो इस वजह से एल्ब्यूमिन जो है 80% ऑफ कंट्रीब्यूशन जो ऑस्मोटिक प्रेशर को होता है वो एल्ब्यूमिन की वजह से होता है। ग्लोबुलिन हमारे पास 20% पार्टिसिपेट करती है और फिब्रिनोजेन का तो मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है कि जितना एक मॉलिक्यूल फिब्रिनोजेन का होता है उस जगह पे उसकी जगह 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्ब्यूमिन आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल एटलीस्ट ना होने के बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर में कंट्रीब्यूशन इसकी होती है। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रोटीन्स की वजह से आता है। कुछ प्रोटीन्स हमारे पास, जैसे कि नॉर्मली मैंने आपको बताया था, पोर्स इतने छोटे होते हैं, प्रोटीन्स उसमें पास नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ हल्की फुल्की प्रोटीन्स वहाँ से कैपिलरी के पोर्स में से पास करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाती हैं। तो ये उनकी वजह से होता है और ये तकरीबन 40% ऑफ दैट ऑफ द प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट इज नॉर्मल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो 0.3 होता है और 2 मिलीलीटर पर मिनट होता है, भी आप देख लें। इसके बाद नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज एन एसेसरी रूट, एक एडिशनल रूट होती है जिसकी वजह से फ्लूइड पास करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस से वापस ब्लड की तरफ। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि एक्सेस फ्लूइड अगर यहाँ पे जमा हो गया है तो, और एक्सेस प्रोटीन्स जो कि और प्रोटीन्स अब वापस आ गई हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी न किसी तरीके से कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गई हैं, वो वापस नहीं जा सकती। तो एक रूट है, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है लिम्फेटिक सिस्टम का कि एक्स्ट्रा प्रोटीन जो यहाँ पे जमा हो गई हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए और वेन्स में जा सकती हैं आगे।
इसके ज़रिए ज़्यादातर प्रोटीन्स और लार्ज पार्टिकुलेट मैटर ही पास करता है। इट कैरी प्रोटीन्स एंड लार्ज पार्टिकुलेट मैटर। अब लिम्फेटिक चैनल की बात करें तो लिम्फेटिक चैनल हर जगह पे, बॉडी के हर ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। कुछ फ्यू स्पेसेस हैं जहाँ पे लिम्फेटिक चैनल नहीं होते, तो आप इस चीज़ को मेमोराइज कर देना है कि सुपरफिशियल पोर्शंस ऑफ द स्किन में नहीं होते, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिम्फेटिक चैनल नहीं होते, साथ में एंडोमाइजियम ऑफ मसल्स एंड बोन्स में लिम्फेटिक चैनल नहीं होते। इसके दो रूट्स हैं, लिम्फेटिक चैनल दो रूट्स हैं हमारे पास, एक थोरेसिक डक्ट एंड द नेक्स्ट वन इज राइट लिम्फेटिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट हमारे पास मैक्सिमम जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो थोरेसिक डक्ट के जरिए ही होती है। सारे लिम्फेटिक्स लाइक लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, ये सारी ड्रेनेज थोरेसिक डक्ट करता है। राइट लिम्फेटिक डक्ट हमारे पास सिर्फ राइट साइड ऑफ द नेक, हेड एंड राइट आर्म एंड पार्ट ऑफ द राइट थोरेक्स, और लेग्स में दोनों लेग्स लाइक राइट और लेफ्ट को थोरेसिक डक्ट ही ड्रेन करता है। और थोरेसिक डक्ट हमारे पास जाके एम्प्टी होता है एट द जंक्शन ऑफ लेफ्ट इंटरनल जगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। इसके जंक्शन पे जाके ये ड्रेन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे ड्रेन होता है, एट द जंक्शन ऑफ द लेफ्ट इंटरनल जगुलर वेन प्लस लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, जहाँ पे इंटरनल जगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन मिल रहे होते हैं वहाँ पे जाके ये ड्रेन होता है। सेम इज़ फॉर द राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये ड्रेन होता है जाके at the junction of right subclavian vein and right internal jugular vein. Next is terminal lymphatic capillaries and their permeability. आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि पहले आपने कैपिलरीज कर लिया है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और वो अटैच हुए होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के साथ, सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू के साथ बाय एनकोडिंग लिगामेंट्स। मैं आपको ये दिखा भी सकती हूँ, इसका इमेज आपको मैं थोड़ा सा यहाँ से बता देती हूँ। लाइक दिस इज़, ये है, इसमें ये हमारे पास ये एंडोथेलियल सेल्स हैं और ये एनकोडिंग लिगामेंट है और ये सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू हैं। सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू के ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये एनकोडिंग लिगामेंट और साथ में ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसके साथ ये अटैच हुए हुए हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ, वेल एट द जंक्शन और प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। ये ऐसे होते हैं कि एंडोथेलियल सेल्स एक दूसरे के ऊपर आए हुए होते हैं, जैसे मैं आपको ये इमेज के ज़रिए ही बताती हूँ। ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा नीचे हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर हुआ है, तो ये एक वेल्व का स्ट्रक्चर देते हैं। और इस वेल्व की खासियत ये है, ऑफकोर्स सारे वेन जो वेंस में भी वेल्व्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कि जब फ्लूइड पास करता है इनके अंदर ऐसे मूव करता है तो ये ओपन हो जाते हैं। लाइक ये थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और फ्लूइड आसानी से इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन जब बैकवर्ड फ्लो मूवमेंट ऑफ द वेल्व होगी, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड होगी, फ्लूइड बाहर आना चाहेगा, तब ये हमारे पास जाके ये क्लोज हो जाएगा, फ्लूइड को बाहर नहीं आने देगा। मतलब कि दिस वेल्व्स अलाउ ओनली द फॉरवर्ड फ्लो एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। लिम्फ हमारे पास है, लिम्फ का सेम कंपोजिशन होता है एज दैट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ऑफ कोर्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आगे जाती है तो इसका कंपोजिशन सेम होता है और इसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी 2 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी प्रोटीन की कंसंट्रेशन 2 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। लेकिन कुछ लिम्फ कुछ ऑर्गन से आती हैं, उनमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। लाइक मैं अगर आपको बता दी तो लिवर में ऑफकोर्स बहुत सी प्रोटीन्स बनती हैं, तो वहाँ से जब लिम्फ पास करती है तो उसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन 6 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। इस तरह इंटेस्टाइन से जब जो लिम्फ आती है उसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन 3 to 4 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो ये डिफर करती है डिफरेंट ऑर्गन्स में। ये दो ऑर्गन्स जो मैंने आपको बताया उनकी आपने याद रखती है प्रोटीन की कंसंट्रेशन लिम्फ में कितनी होती है। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड नेक्स्ट इज रेट ऑफ लिम्फ फ्लो। अब जो लिम्फ फ्लो करता है उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, लाइक रेट फ्लो जो होगा फास्ट होगा या स्लो होगा, ये कौन सी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो 2 चीज़ें हैं जो जिन पे ये लिम्फ फ्लो का रेट डिपेंड करता है। एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, अब ये फॉर एग्जांपल इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस है, यहाँ पे जितना ज़्यादा फ्लूइड जमा होगा तो ऑफकोर्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, ये प्रेशर ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास उतना ज़्यादा लिम्फ पास करेगी थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम और ज़्यादा उसका फ्लो होगा। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ये आउटवर्ड फोर्सेस पे डिपेंड करता है। और आउटवर्ड फोर्सेस जैसे कि पहले भी मैंने बता दिया, आउटवर्ड फोर्सेस में शामिल है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और साथ पे जब कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। जब फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फ्लूइड जमा होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर ज़्यादा होगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करेगी। जब ज़्यादा फ्लूइड हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में होगा तो उसका फ्लो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज आउटवर्ड, ये हो गया लिम्फेटिक पंप। लिम्फेटिक पंप
कैसे लिम्फ फ्लो को इंक्रीज करता है। लिम्फेटिक पंप दो किस्म का होता है, एक इंट्रिंसिक लिम्फेटिक पंप एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक लिम्फेटिक पंप। इंट्रिंसिक लिम्फेटिक पंप ये होता है कि जब लिम्फेटिक वेजल्स में फ्लूइड आता है तो वो वेजल्स स्ट्रेच्ड होती हैं। जब वो वेजल्स स्ट्रेच होती है तो उनके अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो उनकी वॉल्स में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स जो फ्लूइड होगा वो आगे मूव करेगा। और एक्सट्रिंसिक लिम्फेटिक सिस्टम वो है जो आउटसाइड ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे टिश्यूज़ और या कोई भी वेजल्स वगैरह हेल्प करें लिम्फ के फ्लो को, वो एक्सट्रिंसिक में आ जाते हैं, एक्सट्रिंसिक लिम्फेटिक पंप पे आ जाते हैं। इसमें आउटसाइड फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल, लाइक आसपास कोई भी स्केलेटन मसल है हम मूवमेंट हो रही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी लिम्फ ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, आगे फॉरवर्ड मूवमेंट उसकी होगी, साथ में मूवमेंट ऑफ पल्सेशन ऑफ आर्टरी को भी साथ में वेजल है वो उसकी पल्सेशन हो रही है तो उस वजह से भी लिम्फ फ्लो करेगी। और साथ में है नेक्स्ट है कंप्रेशन ऑफ टिश्यूज़ वगैरह की वजह से भी दे हेल्प इन पंपिंग। लास्ट में सिर्फ समअप किया हुआ है आपने, ये समअप में सिर्फ ये बताया है कि लिम्फेटिक सिस्टम एज अ की रोल फॉर्म करता है एंड ड्रेनिंग द लार्ज पार्टिकुलेट मैटर एंड प्रोटीन्स एक्सेट्रा, उनको दोबारा ब्लड में पहुंचाने में की रोल अदा करता है। और अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम ना हो, इसकी एब्सेंस हो तो उस कंडीशन में एडेमा हो जाता है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।